हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी चक्र। तो आज हमने जो कुछ भी टॉपिक पढ़ा है अभी तक उस पर हम लोग कुछ न्यूमेरिकल्स यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं या फिर कुछ प्रॉब्लम सॉल्व कर लेते हैं जो कि एंट्रेंस एग्जाम में पूछे गए थे। तो कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन देखो, द फॉलोइंग 4 वायर्स आर मेड ऑफ द सेम मटेरियल, विच ऑफ दीज हैव द लार्जेस्ट एक्सटेंशन व्हेन द सेम टेंशन इज अप्लाइड। एक्सटेंशन का मतलब होता है कि कितना उसके लेंथ में चेंज आया। ठीक है, तो यहाँ पे हमको ये पूछा गया है कि विच ऑफ दिस हैव द लार्जेस्ट एक्सटेंशन। ओके, और सेम मटेरियल लिखा है यहाँ पे। देखो, जब भी वर्ड आएगा यहाँ पे सेम मटेरियल तो याद रखना कि यंग्स मॉड्यूलस या कोई भी मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी है वो सबका सेम होगा, क्योंकि यंग्स मॉड्यूलस, बल्क मॉड्यूलस, मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी, जितने भी मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी है इन सब के वैल्यूज मटेरियल पे डिपेंड करता है। तो अगर मटेरियल दो चीज़ों का सेम है या दो वायर है, मानो दो वायर का मटेरियल सेम है, तो इसका मतलब दोनों का वाई का वैल्यू सेम होगा। दो ऑब्जेक्ट का अगर मटेरियल सेम है तो उसका बी का, ईटा का, सबका वैल्यू सेम होगा, क्योंकि ये वैल्यूज मटेरियल पे डिपेंड करते हैं। तो वायर का जो वाई है वो चारों का सेम है, यहाँ पे जो चारों ऑप्शन देके रखा हुआ है। दूसरी बात ये है यहाँ पे कि सेम टेंशन बोला है। सेम टेंशन का मतलब है कि हम जिस फोर्स से उसको खींच रहे हैं उतना ही रीस्टोरिंग फोर्स अंदर डेवलप होगा, और उसी रीस्टोरिंग फोर्स को यहाँ पे टेंशन बोला जा रहा है। तो अगर सबका टेंशन सेम है इसका मतलब ये जो फोर्स होता है ये फोर्स भी सेम होगा। अब देखो हमारे पास इक्वेशन क्या है, बताओ। y का इक्वेशन क्या है? यंग्स मॉड्यूलस जो है, यंग्स मॉड्यूलस का इक्वेशन क्या है? y इज इक्वल टू एफ एल अपॉन ए डेल्टा एल, और ये डेल्टा एल जो है एक्सटेंशन ही हम लोग को ढूंढना है। तो अगर आपका सपोज करो वायर है एक, तो वायर एक्चुअली में एक सिलेंड्रिकल वायर होता है और इसका नीचे का क्रॉस सेक्शन एरिया जो होता है वो सर्कल होता है, विच इज नथिंग बट पाई आर स्क्वायर। आर को अगर डायमीटर के टर्म्स में लिखोगे तो आर इज इक्वल टू डी बाई टू होता है, तो ये डी स्क्वायर बाई 4 हो जाएगा। इन शॉर्ट आपका y का जो वैल्यू यहाँ पे आ जाएगा वो हो जाएगा एफ एल अपॉन पाई डी स्क्वायर बाई 4 इंटू डेल्टा एल। 4 ऊपर चला जाएगा, डेल्टा एल इधर आ जाएगा, तो डेल्टा एल का जो वैल्यू होगा वो आपका हो जाएगा एफ, ये 4 भी ऊपर आ जाएगा, 4f(l) अपॉन पाई डी स्क्वायर वाई, और यू कैन से डेल्टा एल इज इक्वल टू 4f अपॉन पाई वाई एल अपॉन डी स्क्वायर। अब सुनो, यहाँ पे आपका फोर्स जो है वो चारों के चारों केस में सेम है। उन्होंने लिख के दिया है कि टेंशन सेम है मतलब फोर्स सेम है, तो ये एफ तो सब में सेम रहेगा, तो ये कांस्टेंट हो जाएगा, ये कांस्टेंट, ये कांस्टेंट। मटेरियल सेम है इसका मतलब वाई भी कांस्टेंट होगा, इसका मतलब ये पूरा का पूरा कांस्टेंट है। और आपका डेल्टा एल का जो वैल्यू है वो एल अपॉन डी स्क्वायर, डायमीटर का स्क्वायर, इस पर डिपेंड करता है। तो एल अपॉन डी स्क्वायर का रेशियो जिसका सबसे ज़्यादा होगा, एल अपॉन डी स्क्वायर का जो वैल्यू है जिसका सबसे ज़्यादा होगा चारों में, वही आपका करेक्ट आंसर होगा, उसी में सबसे ज़्यादा एक्सटेंशन होगा डेल्टा एल। ओके, तो यहाँ पे देखते हैं एल अपॉन डी स्क्वायर का वैल्यू आपको निकालना पड़ेगा और देखेंगे सब किसका सबसे ज़्यादा है। पहले में देखो, लेंथ 300 सेंटीमीटर, डायमीटर 3 है, तो एल अपॉन डी स्क्वायर क्या हो जाएगा? यूनिट्स का फिलहाल भूल जाओ क्योंकि सबका यूनिट सेम दे रखा है, तो आप सीधा नंबर पे ध्यान दो। एल अपॉन डी स्क्वायर मतलब 300 अपॉन 3 का स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू 9। तो इसको सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा? इट इज समथिंग, देखो 9 3 से 27, 9 3 से 27 पॉइंट, मतलब 33 पॉइंट समथिंग आएगा। ये पहला केस है। सेकेंड केस देखो, लेंथ 50 सेंटीमीटर, डायमीटर 0.5, तो 50 डिवाइडेड बाय 0.5 का स्क्वायर हो जाएगा 0.25। ये हो जाएगा आपका 50 100 अपॉन 25 एंड दैट इज इक्वल टू 25 टू ज़ा, ये 200 आ जाएगा आपका। थर्ड केस देखते हैं। थर्ड केस क्या है? लेंथ 100 सेंटीमीटर है और इसका डायमीटर 1 दे रखा है, तो 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, मतलब इसका वैल्यू 100 आ जा रहा है। एंड लास्ट अपना एल अपॉन डी स्क्वायर का वैल्यू 200 लेंथ दिया हुआ है और 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, मतलब ये 50। तो आप देखो एल अपॉन डी का स्क्वायर जो है वो सबसे ज़्यादा आपको दिखेगा इस केस में, मतलब आपका सेकेंड ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कॉपर ऑफ फिक्स्ड वॉल्यूम V is drawn into wire of length L. When this wire is subjected to a constant force F, the extension produced in the wire is delta L. Which of the following graph is a straight line? ग्राफ स्ट्रेट लाइन का बात है, बताओ। जब दो चीज़ें डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती हैं, अगर A डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू B है
तो ए और बी का जो ग्राफ होगा वो हमेशा स्ट्रेट लाइन आएगा, ठीक है, बिकॉज देन ए विल बी सम कांस्टेंट इनटू बी, और ये जो इक्वेशन होता है वो एक स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन होता है। तो हम लोग को यहाँ पे देखो क्या दिया है कि एक कॉपर का वायर है जिसका वॉल्यूम फिक्स है, मतलब वॉल्यूम चेंज नहीं होगा, और उसका वायर बनाया गया जिसका लेंथ एल है। जब इस वायर को एक कांस्टेंट फोर्स लगाया जाता है, इस वायर पे फोर्स कांस्टेंट है, मतलब फोर्स चेंज नहीं हो रहा है, तब इसके अंदर जो एक्सटेंशन प्रोड्यूस होता है वो डेल्टा एल होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ इज अ स्ट्रेट लाइन, और 4 ऑप्शन आपको दे के रखा है। अब यहाँ पे देखो एक्चुअली आपका फिर से आपका y का फॉर्मूला ही लगेगा, y इज इक्वल टू एफ एल अपॉन, यहाँ पे एक्चुअली में स्मॉल एल लिया हुआ है क्वेश्चन में, इसलिए मैं स्मॉल एल लिख रहा हूँ, y इज इक्वल टू एफ एल अपॉन ए डेल्टा एल, यही है ना। ना प्रॉब्लम यहाँ पे देखो क्या है कि जब आप किसी वायर को खींचते हो, लॉजिकली उन्होंने वॉल्यूम कांस्टेंट बोला है, लेकिन जब आप वायर को खींचते हो तो होता क्या है कि जब ये वायर खींचता है तो इसका जो डायमीटर है वो कम हो जाता है, क्योंकि ये पतला होने लगता है। लेंथ लंबा होता है लेकिन ये पतला होने लगता है। तो जब पतला होने लगता है तो एक्चुअली में ये थोड़ा सा सिकुड़ जाता है और इसका एरिया जो है वो कम हो जाता है। रेडियस कम होगा तो इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी क्या होगा, कम होने लगेगा, पतला होने लगेगा। जैसे जैसे इसका लेंथ बढ़ेगा वैसे वैसे इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कम होने लगेगा। इसका मतलब अगर सपोज करो आपका डेल्टा एल यहाँ पे आ रहा है, तो ये जो एरिया ए है ये भी चेंज हो रहा है, मतलब अगर आप एल चेंज कर रहे हो तो एरिया भी चेंज हो रहा है, और आपका डेल्टा एल का वैल्यू तो चेंज हो ही रहा है। इसका मतलब यहाँ पे 3 चीज़ें हैं जो वेरी कर रही है। आपने अगर ये लेंथ चेंज किया तो डेल्टा एल भी चेंज हो जाएगा, और आप देख रहे हो कि एरिया कम हो रहा है, इसका मतलब ए भी चेंज होगा। लेकिन यहाँ पे ग्राफ हम लोग को 2 चीज़ों के बीच में ड्रॉ करना है, ठीक है, और आपको ऑप्शन दे रखा है वहाँ पे डेल्टा एल और एल, चारों ऑप्शन में डेल्टा और एल के बीच का ही ग्राफ है ना, उसी का कॉम्बिनेशन है। इसका मतलब डेल्टा एल और एल के अलावा बाकी सारी चीज़ें कांस्टेंट होनी चाहिए, 3 वेरिएबल नहीं हो सकते। तो यहाँ पे एक्चुअली में हमको साफ साफ दिख रहा है कि यहाँ पे 3 वेरिएबल्स है, जबकि डेल्टा और एल के अलावा इस इक्वेशन में सारी चीज़ें कांस्टेंट होनी चाहिए। एफ उन्होंने बोल रखा है कि कांस्टेंट है, वाई चेंज नहीं होगा मटेरियल का, क्योंकि आप मटेरियल चेंज नहीं कर रहे हो, तो वाई का वैल्यू मटेरियल पे डिपेंड करता है, तो वाई भी कांस्टेंट है, लेकिन ए कांस्टेंट नहीं है, एक एक्स्ट्रा वेरिएबल है। तो अब आप यहाँ पे देखो क्या करोगे कि ऊपर नीचे एल से मल्टीप्लाई कर दो। इसका रीज़न मैं बता रहा हूँ, ऊपर नीचे जब एल से मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये एफ इंटू एल स्क्वायर हो जाएगा, और ये एरिया इंटू लेंथ हो जाएगा। इस एल को मैं यहाँ लाया इंटू डेल्टा एल। अब बताओ एरिया इंटू लेंथ क्या होगा। देखो ये सिलेंड्रिकल वायर अपना सिलेंड्रिकल होता है, इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया ए मल्टीप्लाइड बाय लेंथ, एरिया इंटू लेंथ जो होता है वो इसका वॉल्यूम होता है। तो यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, एफ एल स्क्वायर डिवाइडेड बाय वी इंटू डेल्टा एल, ओके। और इन्होंने लिख के दिया है कि इसका वॉल्यूम चेंज नहीं हो रहा है, और वॉल्यूम चेंज होगा नहीं, लेंथ इंक्रीज होगा, कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो वॉल्यूम उतना का उतना ही रहेगा। तो अब ये कांस्टेंट हो गया, राइट। तो अब यहाँ पे तुम देख सकते हो कि अगर मैं इस डेल्टा एल को यहाँ ले आऊँ तो डेल्टा एल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एफ एल स्क्वायर अपॉन वाई इंटू वी, नहीं हाँ ठीक है, एफ एल स्क्वायर, ये वाई यहाँ जाएगा वाई इंटू वी, हाँ ठीक है। अब देखो एफ तो कांस्टेंट था ही, वाई भी कांस्टेंट था, इवन वॉल्यूम भी दिया हुआ है कि कांस्टेंट है, तो ये पूरा टर्म कांस्टेंट हो जाएगा। दैट मीन्स डेल्टा एल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल स्क्वायर। प्रोपोर्शनल है इसका मतलब डेल्टा एल और एल स्क्वायर का जो ग्राफ होगा वो स्ट्रेट लाइन होगा। सो इसका भी आपका ऑप्शन क्या आ रहा है, 2 आ रहा है, ठीक है। देखो द अप्रॉक्सीमेट डेप्थ ऑफ एन ओशन इज 2700 मीटर, द compressibility of water is 45.4 into 10 raised to minus 11 Pascal inverse, and density of water is 10 raised to 3 kg per meter cube. What fractional compression of water will be obtained at the bottom of the ocean? मतलब ये पूछ रहा है कि वाटर में कितना फ्रैक्शनल कॉम्प्रेशन होगा। तो मैं फिलहाल आपको ये बता दूं कि फ्रैक्शनल कॉम्प्रेशन का क्या मतलब होता है। फ्रैक्शनल कॉम्प्रेशन यहाँ पे पूछने का मतलब है कि डेल्टा वी बाय वी पूछ रहा है आपसे, वो चेंज इन वॉल्यूम अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम, ये पूछ रहा है ये कितना होगा। क्वेश्चन को थोड़ा समझना कि यहाँ पे वो बोल रहा है कि आप जो है
पानी के अंदर घुस जाओ। और कहाँ तक घुसना है? ये आपका सरफेस है ओशन का, और इससे आप एक काम करो, इतना हाइट नीचे चले जाओ। कितना? 2700 मीटर हाइट नीचे चले जाओ। और हम इस पॉइंट की बात करते हैं। देखो यहाँ पे जो वाटर होगा वो थोड़ा सा कॉम्प्रेस हो जाएगा। क्यों बताओ? क्योंकि यहाँ पे प्रेशर जो होता है वो ज़्यादा होता है, और ऊपर में प्रेशर जो होता है वो कम होता है। टॉप पे चले जाओगे तो सिर्फ एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा। ओके, बॉटम में जाओगे तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर तो है ही, साथ साथ इसके ऊपर जो वाटर का ये पूरा लेवल है ये भी प्रेशर एक्सर्ट करेगा। तो जैसे जैसे आप पानी के अंदर घुसोगे प्रेशर इंक्रीज होता जाएगा, और प्रेशर इंक्रीज होगा तो आपका जो वाटर है, वाटर का अगर एक पार्ट तुम कंसिडर करो तो वो कॉम्प्रेस होता चला जाएगा। देखो ये बहुत ज़्यादा कॉम्प्रेस नहीं होता है। कॉम्प्रेसिबिलिटी आपको लिख के रखा है यहाँ पे 45.4 इंटू 10⁻⁻11, बहुत ही कम है कंप्रेसिबिलिटी, पर स्टिल थोड़ा बहुत कॉम्प्रेस होता है। तो इन्होंने इसकी कॉम्प्रेसिबिलिटी लिख के दे रखी है। कितना है कॉम्प्रेसिबिलिटी? 45, देख लो, 45.4 इंटू 10⁻11 पास्कल इनवर्स। ठीक है। वाटर की डेंसिटी लिख के दी हुई है। डेंसिटी है वाटर का 10⁻³ kg/m³। और व्हाट फ्रैक्शनल कॉम्प्रेशन ऑफ वाटर विल बी ऑब्टेन्ड एट द बॉटम ऑफ द ओशन। यहाँ पे डेल्टा V/V कितना होगा ये आपसे पूछा है, वही आपका फ्रैक्शनल कॉम्प्रेशन हुआ। इसको सॉल्व कैसे करोगे? देखो ये क्वेश्चन आपका बल्क मॉड्यूलस का है, तो पहले एक काम करते हैं, यहाँ पे बल्क मॉड्यूलस का वैल्यू ले लेते हैं। B इज इक्वल टू क्या होता है? डेल्टा V∆P बाय डेल्टा V। अब यहाँ से एक काम करो, डेल्टा V/V का वैल्यू देख लो। क्या होगा डेल्टा V/V का वैल्यू? डेल्टा V/V विल बी इक्वल टू चेंज इन प्रेशर अपॉन बल्क मॉड्यूलस। और आप लोगों को पता है कि बल्क मॉड्यूलस का रेसिप्रोकल कॉम्प्रेसिबिलिटी होता है, मतलब 1 अपॉन बल्क मॉड्यूलस विल बी इक्वल टू C। तो ये 1/B जो है वो C हो जाएगा। तो चेंज इन प्रेशर मल्टीप्लाइड बाय कॉम्प्रेसिबिलिटी, यही आपका आंसर होगा। अब मुझे बताओ कि प्रेशर में चेंज कितना होगा। आप सरफेस से यहाँ तक आ रहे हो, राइट? तो सरफेस पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा है वाटर पे, और यहाँ पे भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा है नीचे में। लेकिन इसके अलावा ये जो वाटर का प्रेशर है ऊपर वाले हाइट का, ये वाटर भी उसको दबा रहा है। तो वाटर का एक्स्ट्रा प्रेशर है, यही एक्स्ट्रा प्रेशर जो वाटर जनरेट कर रहा है इसके वजह से ये कॉम्प्रेस हो रहा है। और ये थोड़ा याद रखना, ये एक्चुअली में अगले चैप्टर का पार्ट है, पर स्टिल मैं आपको बता दे रहा हूँ। अगर मान लो कोई भी फ्लूइड भरा हुआ होगा किसी भी कंटेनर में, और आप चाहते हो कि इसके बॉटम का मैं प्रेशर कैलकुलेट करूँ, तो इस प्रेशर का फॉर्मूला होता है ρgh। जी मतलब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, रो का मतलब होता है इसका डेंसिटी, और h जो होता है वो आपका हाइट। ये जो भी कॉलम है इसका कितना हाइट है, ये तीनों मिला के आपका क्या आएगा? प्रेशर आ जाता है। ठीक है, तो इतना प्रेशर इसके ऊपर लगता है। तो अब यहाँ पे हम लोग ये सेम काम कर सकते हैं। एक सेकेंड ना, ये जो प्रेशर है आपका, ये समझ में आ गया ना? ρgh प्रेशर होता है जो लिक्विड कॉलम एग्जर्ट करता है बॉटम पे। तो यहाँ पे ये जो पूरा का पूरा वाटर है जो प्रेशर एग्जर्ट करेगा, उसी की वजह से आपका ये कॉम्प्रेशन हो रहा है। तो डेल्टा P का वैल्यू भी क्या आ जाएगा? ρgh हो जाएगा मल्टीप्लाइड बाय C हो जाएगा। तो सारे वैल्यूज आप यहाँ पे डाल लो, आपको डेल्टा V/V का वैल्यू मिल जाएगा। चलो कैलकुलेट कर ही लेते हैं। यहाँ पे आपको ऑप्शंस दिखाई दे रहा है ना, देख लेना ध्यान से। तो डेल्टा V/V इज इक्वल टू, डेंसिटी आपको दे रखा होगा, डेंसिटी दिया हुआ है ना, देखो 10⁻³ दे रखा है। हाँ 10⁻³। G का वैल्यू जो है, एक काम कर लेते हैं हम लोग 10 ले लेते हैं, थोड़ा सा हमारे लिए आसान होगा। वैसे G का वैल्यू 9.8 मीटर/सेकंड होता है, यहाँ पे मैं 10 ले रहा हूँ। अगर कुछ नहीं बोला है तो 9.8 ही लेना चाहिए, पर मुझे नहीं लगता है कि शायद ज़्यादा फर्क पड़ेगा। 10 ले लेते चलो। h हाइट कितना है? 2700। मुझे लगता नहीं कि 10 से कुछ फर्क पड़ेगा, पर ठीक है। मल्टीप्लाइड बाय क्या है आपका? कॉम्प्रेसिबिलिटी। कॉम्प्रेसिबिलिटी कितना है? 45.4 इंटू 10⁻⁻11, यही है ना? हाँ, अब इसको एक्चुअली आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा, ये आपका काम है। और आप कैलकुलेट करोगे तो आपको अप्रॉक्सीमेटली 1.2 इंटू 10⁻² का वैल्यू मिल जाएगा, विच इज़ नथिंग बट ऑप्शन 2। इसको आप चेक कर लेना। ओके, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। जस्ट सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। द यंग्स मॉड्यूलस ऑफ स्टील इज ट्वाइस दैट ऑफ ब्रास।
टू वायर्स ऑफ सेम लेंथ, यहाँ पे पहले मैं लिख लेता हूँ, देखो जो इन्फॉर्मेशन होता है वो फटाफट लिख लिया करो। तो स्टील का जो है वो आपका वाई एस है, मैं यहाँ पे वाई एस लिख रहा हूँ, यंग्स मॉड्यूलस। तो स्टील का यंग्स मॉड्यूलस इन्होंने दे रखा है जो ब्रास का डबल है, सो वाई स्टील इज ट्वाइस दैट ऑफ वाई ब्रास। ओके, और क्या है, टू वायर्स ऑफ सेम लेंथ एंड ऑफ सेम एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, दोनों का लेंथ भी सेम है, दोनों का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी सेम है दोनों वायर का। ओके, वन ऑफ स्टील एंड अनदर ऑफ ब्रास आर सस्पेंडेड फ्रॉम द सेम रूफ, और उन दोनों वायर को सेम रूफ से सस्पेंड कर रखा है, इस तरह से लटका रखा है। ये भी ठीक है, दोनों का लेंथ और मोटापा सेम है, याद रखना, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन दोनों का सेम है, लेंथ भी सेम है, खाली मटेरियल अलग अलग है। इफ वी वांट द लोअर एंड्स ऑफ द वायर्स टू बी एट द सेम लेवल, then the weights added to the steel and brass wires must be in the ratio। अब ये देखो, इन दोनों से वेट अटैच कर रखा है, इसमें भी और इसमें भी, लेकिन अलग अलग वेट अटैच किया है, क्योंकि हम चाहते ये हैं कि इसमें जितना इंक्रीमेंट हो उतना इंक्रीमेंट इसमें भी हो, मतलब इसका जितना लेंथ बढ़े डेल्टा एल, इसमें भी उतना ही लेंथ बढ़े डेल्टा एल, मतलब दोनों का डेल्टा एल भी क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। वो बोल रहा है कि ऐसा वेट अटैच करो कि दोनों सेम लेवल पर है। अब दोनों का जब इनिशियल लेंथ सेम है तो आप मतलब यही कहना चाहते हो ना कि फाइनल लेंथ भी सेम रहे और दोनों में सेम लेंथ इंक्रीज हो, तो दोनों का डेल्टा एल भी सेम होगा। अच्छा, जो भी आप वेट अटैच करोगे इसका मतलब आप क्या कर रहे हो, फोर्स एक्सर्ट कर रहे हो, ठीक है। फोर्स इज इक्वल टू वेट होता है ना, mg, तो इसका मतलब F1 और F2 जो है ये दोनों अलग अलग होंगे, क्योंकि मटेरियल अलग अलग है। अगर आप चाहते हो कि सेम लेंथ इंक्रीज हो तो आपको अलग अलग वेट अटैच करना पड़ेगा। तो यही फोर्स एक्चुअली में वेट है आपका, ध्यान रहे। अब इस वेट का क्या वैल्यू होगा, इसका क्या रेशियो होगा, ये आपसे पूछा गया है। इसका मतलब आपको F1:F2 ये पूछा गया। कैसे ढूंढोगे, चलो फॉर्मूले से ढूंढोगे। किसका फॉर्मूला लगाओगे, एक काम करते हैं, यहाँ पे ये स्टील का वायर है तो इसको Fs लिख देते हैं, और ये ब्रास का वायर है तो Fb लिख देते हैं। तो आपको Fs और Fb का रेशियो ढूंढना है। चलो शुरू करते हैं। फॉर्मूला क्या है आपका, y इज इक्वल टू FL अपॉन A डेल्टा L। अब भाई देखो, सारी चीज़ें तो कांस्टेंट है, सारी चीज़ें दोनों में सेम है, दोनों का y अलग अलग है, वो बात अलग है। तो मैं एक काम करता हूँ, पहले स्टील के लिए लिख देता हूँ, YS इज इक्वल टू FS, L सेम है दोनों का, A सेम है, और फाइनली डेल्टा A भी सेम है, डेल्टा L भी सेम है। और y ब्रास के लिए क्या लिखेंगे, F ब्रास इंटू L अपॉन A डेल्टा L। दोनों को डिवाइड कर दो, ये तो बड़ा आसान है, YS अपॉन YB इज इक्वल टू, देखो सब कैंसिल आउट हो जाएगा, सिर्फ ऊपर FS अपॉन FB बचेगा। और देखो यहाँ पे आपका YS इज ट्वाइस ऑफ YB, तो YS इज ट्वाइस ऑफ YB अपॉन YB इज इक्वल टू FS अपॉन FB। तो इसका मतलब आपका FS अपॉन FB का वैल्यू 2/1 आ गया, तो रेशियो आपका 2:1 आ गया। दैट इज योर आंसर, और ये ऑप्शन 3 है आपका। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो आपका अगला सवाल आपके कंप्यूटर स्क्रीन पे ये रहा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द बल्क मॉड्यूलस ऑफ अ स्फेरिकल ऑब्जेक्ट इज B इफ इट इज सब्जेक्टेड टू यूनिफॉर्म प्रेशर P, द फ्रैक्शनल डिक्रीज इन रेडियस। अगेन फ्रैक्शनल डिक्रीज इन रेडियस बोला है, इसका मतलब आपको डेल्टा R अपॉन R का वैल्यू पूछा है, चेंज इन रेडियस अपॉन ओरिजिनल रेडियस, ठीक है। चलिए, अब इसमें बोला क्या है कि आपका जो ऑब्जेक्ट है वो स्फेरिकल ऑब्जेक्ट है, इस पर आपने प्रेशर एक्सर्ट किया, ठीक है। पहले प्रेशर 0 था और उसके बाद आपने जो भी प्रेशर एक्सर्ट किया वो आपका डेल्टा P हो जाएगा, दैट इज चेंज इन प्रेशर। चेंज इन प्रेशर का मतलब आपने शुरुआत में प्रेशर जो है वो 0 एक्सर्ट किया था, कुछ नहीं किया था, फिर आप जो भी प्रेशर एक्सर्ट करोगे, ठीक है, तो वो प्रेशर बाद में उन्होंने कांस्टेंट कर दिया, यूनिफॉर्म कर दिया, हर जगह पे सेम रख रहा है। तो पहले आपने प्रेशर 0 था, बाद में आपने प्रेशर P एक्सर्ट कर दिया, तो चेंज इन प्रेशर क्या आ जाएगा, P माइनस 0 दैट इज इक्वल टू P। तो इतना प्रेशर आप एक्सर्ट कर रहे हो इसके ऊपर, इसके वजह से क्या होगा बताओ, कॉम्प्रेस हो जाएगा वो। और ये बोला गया है कि इसका बल्क मॉड्यूलस जो है वो कैपिटल B है, ठीक है। तो बताइए कि इसका फ्रैक्शनल डिक्रीज इन रेडियस क्या होगा, क्या होगा भाई, पहले B का फॉर्मूला लिख लो, उसके बाद बात करते हैं। B इज इक्वल टू V डेल्टा P बाय डेल्टा V, और हम लोग को ढूंढना क्या है, डेल्टा R अपॉन R। और एक काम करते हैं, पहले डेल्टा V बाय V का वैल्यू देख लेते हैं। डेल्टा B बाय B का वैल्यू क्या हो जाएगा, डेल्टा P अपॉन B।
सो डेल्टा वी बाई वी इज नथिंग बट पी अपॉन बी, क्योंकि डेल्टा पी इज नथिंग बट प्रेशर अप्लाइड। अब देखो डेल्टा वी बाई वी है, क्योंकि यहाँ पे जो आपका वॉल्यूम डिक्रीज होता है वो बहुत कम होता है, तो चेंज जो है, याद रखना हमने डेरिवेटिव डिस्कशन किया था डेरिवेटिव का, अगर चेंज बहुत ही छोटा हो तो आप इसको डेरिवेटिव से रिप्लेस कर सकते हो। इसका मतलब ये कि मैं डेल्टा वी बाई वी को डी वी बाई वी लिख सकता हूँ अगर चेंज बहुत ही छोटा है तो। ध्यान रहे चेंज वैसे भी बहुत छोटा होता है, क्योंकि आप कॉम्प्रेस करोगे तो बहुत ज़्यादा चेंज नहीं आएगा, डिफॉर्मिंग फोर्सेस में बहुत ज़्यादा चेंज नहीं लाता है। सो वी कैन सिंपली राइट डेल्टा वी बाई वी, और यही आपको ढूंढना है। अब डेल्टा वी बाई वी कैसे ढूंढोगे, इसका वॉल्यूम लिख लो, क्योंकि ये स्फीयर है, स्फीयर का वॉल्यूम क्या होता है बताओ, 4/3 पाई आर क्यूब, ये आपका स्फीयर का वॉल्यूम है, ये बता ना। अब इसको क्या करो, इसको डिफरेंशिएट करो विथ रिस्पेक्ट टू आर। देखो जब मैं इक्वेशन लिखता हूँ y इज इक्वल टू 3x², तो आप y को डिफरेंशिएट करते हो विथ रिस्पेक्ट टू x, तो dy बाई डी एक्स लिख दिया। dy बाई डी एक्स लिखा मतलब क्या, dy बाई डी एक्स ऑफ 3x²। तो आप डेरिवेटिव यूज करोगे यहाँ पे, और डेरिवेटिव का फॉर्मूला यूज करना है, तो वही काम यहाँ पे भी करना है आपको। आपको क्या करना है, विथ रिस्पेक्ट टू r डिफरेंशिएट करना है, तो ये क्या हो जाएगा बताओ, डी वी बाई डी आर इज इक्वल टू डी बाई डी आर ऑफ 4/3 पाई आर क्यूब। 4/3 बाहर आ जाएगा, पाई बाहर आ जाएगा, आर क्यूब का डेरिवेटिव, एक्स क्यूब का डेरिवेटिव 3x² होता है, आर क्यूब का डेरिवेटिव 3r² हो जाएगा। ठीक है, 3 और 3 कैंसिल हो जाएगा, तो ये आपका बच जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर डी वी बाई टी आर। तो dv जो है, dv का वैल्यू क्या हो जाएगा, dv इज इक्वल टू 4 पाई आर स्क्वायर इंटू डी आर। अब एक काम करो, इस इक्वेशन और इक्वेशन को डिवाइड कर दो, मतलब dv अपॉन v चाहिए ना, तो dv को अगर मैं v से डिवाइड कर रहा हूं, तो इस इक्वेशन को मैं डिवाइड कर रहा था, तो v का मतलब क्या, 4/3 पाई आर क्यूब से डिवाइड कर दिया। तो अब देखो dv बाई v का वैल्यू क्या आएगा, 4 पाई यहां से कैंसल, आर स्क्वायर यहाँ पे आर बचेगा, और क्या होगा बताओ, ये 3 ऊपर चला जाएगा, तो आपका डी वी दिख रहा है ना आप लोगों को, हाँ, डी वी बाई वी का वैल्यू क्या आ जाएगा, 3 डी आर बाय आर, ये आर बचा यहाँ पे। ठीक है, डी वी बाई मतलब यहाँ पे हम डेल्टा वी बाई वी ले रहे हैं, तो डेल्टा वी बाई वी विल बी इक्वल टू 3, अब डी की जगह पे तुम क्या लिख सकते हो, डेल्टा आर बाय आर। हमने फिर क्या किया, उसको डेल्टा के टर्म्स में लिख दिया। ये इक्वेशन दिख रहा है, ओके। अब यहाँ पे देखो डेल्टा वी बाई वी का वैल्यू क्या था, पी बाई वी, तो यहाँ पे पी बाई वी डाल दो, इज इक्वल टू 3 टाइम्स डेल्टा आर बाय आर। तो आपको डेल्टा आर बाय आर का वैल्यू यहाँ पे मिल जाएगा P/3B, दैट इज योर आंसर। और आप देखोगे कि यह ऑप्शन जो है आपका ऑप्शन 3 है। ओके, सिंपल क्वेश्चन था, थोड़ा डेरिवेटिव वाला केस था यहाँ पे, वही आपको यूज करना था। चलो अगला देखते हैं, अगला क्वेश्चन। 2 वायर्स आर मेड ऑफ द सेम मटेरियल एंड हैव द सेम वॉल्यूम। मटेरियल सेम है मतलब दोनों का y का वैल्यू सेम होगा, उनका वॉल्यूम भी सेम है। However, wire 1 has cross sectional area A and wire 2 has cross sectional area 3A। तो वायर 1 का और 2 का, दो वायर्स यहाँ पे लटका रखे हैं, वायर 1 और वायर 2। तो एक का आपका जो एरिया है वो क्या है, ए दिया है ना, हाँ, वायर 1 हैज क्रॉस सेक्शन एरिया ए और इसका 3A, दोनों का y सेम है। चलो ठीक है, दोनों का वॉल्यूम भी सेम है। इफ द लेंथ ऑफ वायर 1 इंक्रीजेज बाय डेल्टा x ऑन अप्लाइंग फोर्स F, अगर आप इस पर फोर्स F अप्लाई कर रहे हो, ठीक है, और इसका जो लेंथ में इंक्रीमेंट हो रहा है वो डेल्टा x है, मतलब डेल्टा x से इसका लेंथ इंक्रीज हो जा रहा है, देन हाउ मच फोर्स इज नीडेड टू स्ट्रेच वायर 2 बाय द सेम अमाउंट। तो आप मुझे बताओ कि अगर दूसरे वायर में भी इतना ही लेंथ चेंज करना है डेल्टा x, तो फिर इस पर कितना फोर्स लगाना पड़ेगा। तो इसको F डैश ले लो, ठीक है, F डैश फोर्स लगाएंगे, इस पर F फोर्स लगा रहे थे, और दोनों में इंक्रीमेंट जो होगा वो सेम होगा डेल्टा x, मतलब आपका लेंथ में इंक्रीमेंट भी सेम है, इसका दोनों का वॉल्यूम सेम है, दोनों का आई थिंक लेंथ भी सेम दिया है क्या,
लेंथ के बारे में यहाँ पे बात ही नहीं की ना, ठीक है। दोनों का मटेरियल सेम है, मतलब y का वैल्यू सेम है। तो पहले एक काम करो, y लिख लो भाई, y लिख लो, y लिख लो, y इज इक्वल टू एफ एल अपॉन ए डेल्टा एल। अब डेल्टा एल को इन लोगों ने इंक्रीमेंट को डेल्टा एक्स लिखा हुआ है, तो हम डेल्टा एक्स लिखेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, हमारा जो वेरिएबल है वो फोर्स और एरिया होना चाहिए, क्योंकि एरिया अलग अलग है, फोर्स अलग अलग है, राइट। हमारे पास दो इक्वेशन आएंगे, एक इसका इक्वेशन आएगा, एक इसका इक्वेशन आएगा, तो आपके पास दो ही वेरिएबल होना चाहिए। पर यहाँ पे देखो लेंथ के बारे में भी कुछ दिया नहीं है, ये थोड़ा हमारा प्रॉब्लम वाला केस है। तो लेंथ के बारे में हम श्योर नहीं है, तो आपको यहाँ से लेंथ जो है उसको हटाना होगा। हम लोग को पता है कि एरिया का चक्कर है यहाँ पे, और वॉल्यूम जो है वो कांस्टेंट है, वॉल्यूम कांस्टेंट है। इस बात का हम लोग को फ़ायदा उठाना होगा, और फिर से हम वही काम करेंगे। इस बार हम क्या करेंगे, ऊपर नीचे लेंथ से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, इस बार एरिया से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि हम लोग को पिछले केस में एरिया का कुछ क्लियर नहीं था। इस बार हम लोग को लेंथ नहीं दिया हुआ है, कितना लेंथ है दोनों का, तो लेंथ हटा ही दो ना, ऊपर नीचे एरिया से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा, एफ एरिया इंटू लेंथ अपॉन ए इंटू ए स्क्वायर हो जाएगा इंटू डेल्टा एक्स। एरिया इंटू लेंथ अगेन क्या होगा बताओ, ये सिलेंडर है, वायर सिलेंडर है आपका, एरिया मल्टीप्लाइड बाय लेंथ विल बी वॉल्यूम, तो ये हो जाएगा एफ इंटू वॉल्यूम इंटू ए स्क्वायर इंटू डेल्टा एक्स, दैट इज योर वाई। हम लोग को ढूंढना क्या है बताओ, फोर्स ढूंढना है। तो यहाँ पे काम करो, फोर्स का इक्वेशन ले आओ। फोर्स का इक्वेशन क्या होगा, एफ इज इक्वल टू ए स्क्वायर डेल्टा एक्स वाई, एफ इज इक्वल टू, ये दोनों उधर चला जाएगा, ए स्क्वायर डेल्टा एक्स इंटू वाई अपॉन वी, ओके ना। क्योंकि बाकी सारी चीज़ें कांस्टेंट है, इसका मतलब आपका फोर्स जो है वो एरिया के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। और अगर ऐसा होता है तो आप लिख सकते हो एफ अपॉन एफ डैश, या फिर एफ डैश अपॉन एफ इज इक्वल टू ए डैश अपॉन ए। मतलब एफ डैश, इसका एरिया कितना है, इसका जो भी एरिया उसको मैंने ए डैश लिखा हुआ है, और इसका जो भी एरिया है इसको हमने ए लिखा हुआ है। तो एफ डैश अपॉन एफ इज इक्वल टू ए डैश अपॉन ए, सॉरी इसका स्क्वायर है, तो आपको स्क्वायर करना होगा। तो एफ डैश अपॉन एफ इज इक्वल टू ए डैश, मतलब इस वायर का एरिया, इस वायर का एरिया कितना है 3 है, इसका एरिया कितना है, इसका एरिया ए है, इसका स्क्वायर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 9a स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू 9। तो एफ डैश अपॉन एफ इज इक्वल टू 9, तो एफ डैश इज इक्वल टू 9f, मतलब 9f फोर्स, इतना फोर्स आपको लगाना पड़ेगा सेकेंड वायर पे, तब जाके उसका सेम लेंथ चेंज होगा, और आपका ऑप्शन है सेकेंड वन, ठीक है। चलिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नए कॉन्सेप्ट के साथ अगले वीडियो में। थैंक यू।